गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम और उसके पाठ 12 के बारे में, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है गुरु और चेला और इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो सबसे पहले हम इस कविता के बारे में जानेंगे। यह एक गुरु और चेले की कहानी है। वे दोनों एक ऐसी अंधेर नगरी में पहुंच जाते हैं जहां हर चीज एक जैसी कीमत पर बिकती है। वहां का राजा बिल्कुल मूर्ख होता है, जिस कारण वहां की व्यवस्था बहुत ही खराब है। किसी के जुर्म की सजा किसी को भी दे दी जाती है। ऐसी नगरी में गुरु और चेला एक मुसीबत भरी बुरी जगह में फंस जाते हैं, पर अंत में एक अनोखी स्थिति बनती है और वे सब बच जाते हैं। कवि ने इसे हास्य और व्यंग्य के माध्यम से इस कविता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आइए अब हम गुरु और चेला कविता की व्याख्या को जानेंगे। गुरु एक थे और एक था चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमचम थी सड़कें चमचम थी डगरी। मिली एक गवालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज गवालिन ना भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। चेला का अर्थ है शिष्य, धेला का अर्थ है रुपए पैसे, नगरी का अर्थ है शहर, चमचम का अर्थ है चमकती हुई, डगरी का अर्थ है मार्ग या रास्ता, धरे मतलब रख कर, शीश का अर्थ है सिर और गगरी का अर्थ है घड़ा और भग का अर्थ है भागना और सुयश का अर्थ है प्रसिद्धि। तो कवि कहता है कि एक बार एक गुरु और चेला दोनों घूमने निकल पड़े, लेकिन उनके पास रुपए पैसे कुछ भी नहीं थे। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक नगर मिला, जिसकी सड़कें चमक रही थी तथा रास्ते भी साफ सुथरे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक दूध बेचने वाली गवालिन मिली, जिसने अपने सिर पर गगरी रखी हुई थी। उन दोनों को देखकर वह तेज तेज चलने लगी। तब गुरुजी ने उससे कहा, हे गवालिन, तेज न भाग, यह बता दे कि ये कौन सा नगर है, यहाँ का राजा कौन है, जिसके नाम का यहाँ पर यश फैला हुआ है। अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानते हैं। कहाँ भड़के गवालिन के महाराज पंडित, पधारे भला हो यहाँ आज पंडित। ये अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। ना जाने कि अंधेरे हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। बढ़के मतलब बढ़कर, पधारे मतलब आए, अनबूझ मतलब ना समझ, टका मतलब 1 रुपया, सेर मतलब किलो, भाजी मतलब सब्जी, खाजा मतलब अनाज और छन का मतलब होता है पल। तो गुरुजी ने जब गवालिन से इस नगरी और यहाँ के राजा के बारे में पूछा, तो गवालिन ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, भले ही आप आज यहाँ आए हो, लेकिन ये तो एक अंधेर नगरी है। यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है। यहाँ सभी वस्तुएं, चाहे वे सब्जी हो या अनाज, 1 रुपए किलो मिलती है। यह सुनते ही गुरुजी ने निश्चय कर लिया कि वे यहाँ नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें मुसीबत मोल नहीं लेनी है और ना ही अपनी जान देनी है। जिस नगरी का राजा मूर्ख है, उस अंधेर नगरी में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, इसलिए उनका दिल यहाँ रहने को नहीं माना। अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। टके सेर मिलती रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अधेर नगरी था अनबूझ राजा। विवश का अर्थ होता है मजबूर, हूँगा मतलब हो जाऊंगा, हाट मतलब बाजार, अजब मतलब अजीब, रेल मतलब रेल पेला का अर्थ है धक्का मुक्की। तो गुरुजी ने चेले को भी उस नगरी से वापस चलने को कहा, लेकिन चेला नहीं माना।
गुरुजी विवश होकर अकेले ही वापस लौट पड़े, लेकिन चेला वहीं रह गया। वह ये सोच ही रहा था कि वह यहाँ रहकर खूब मोटा हो जाएगा। यह सोचकर चेला बाजार घूमने चल दिया। उसने वहाँ बहुत भीड़ देखी। उसने वहाँ देखा कि हर वस्तु हल्दी, जीरा, ककड़ी, खीरा तथा रबड़ी 1 रुपए किलो मिल रही है। चेले ने बहुत दिन तक रबड़ी और मलाई खूब खाई। उस अंधेरी नगरी का राजा बिल्कुल मूर्ख था। आगे क्या हुआ उसका ताजा हाल यह है। अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, दमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झटपट संतरी को डटपट कर बुलाया, गिरी क्यों ये दीवार, किसने गिराया। कहा संतरी ने, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी, ना मेरी करतब। ये दीवार कमजोर पहले बनी थी, इससे गिरी, ये ना मोटी घनी थी। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है, उस अंधेर नगरी में बरसात के मौसम में खूब पानी बरसता था और बिजली चमकती थी। उस नगरी में बादल गरजते भी थे और बरसते भी थे। भारी बरसात के कारण उस अंधेर नगरी के राज्य की एक भारी दीवार गिर गई। तभी राजा शीघ्र ही वहां पर अपनी सवारी सहित पहुंच गया। उन्होंने जल्दी से सिपाही को बुलवा भेजा और उसे डांट कर पूछा कि ये दीवार कैसे गिरी, इसे किसने गिराया। सिपाही ने अपनी जान बचाते हुए कहा कि महाराज, इस दीवार को गिराने में मेरी कोई खता नहीं है और ना ही मैंने कोई भूल की है, इससे ये दीवार गिरी हो। ये दीवार तो पहले से ही कमजोर थी, यह मजबूत और मोटी नहीं थी, इस कारण ये दीवार गिर गई। अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरी करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा से, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता ना कुछ ना मेरी। यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी से ये गफलत। कहा राजा ने, जल्दी भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ। खता का अर्थ होता है भूख, कर्तव्य का अर्थ होता है काम, कजा का अर्थ मृत्यु का दंड, झट मतलब जल्दी, भिश्ती का अर्थ है पानी ढोने वाला, गारा सीमेंट से बना हुआ पदार्थ और गलफत का अर्थ है गलती। तो कवि कहता है, इस कविता की लाइनों में आगे कवि ने कहा है कि महाराज, इस दीवार के गिराने में कारीगर की भूल है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं और ना ही मेरा ये काम है। तब राजा ने उसी समय कारीगर को वहां बुलाया और बैठने को कहा। फिर राजा ने आदेश दिया, इस कारीगर को इस गलती के लिए मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन इसकी कारीगरी के बिना देरी कहाँ। महाराज, इसमें मेरी कोई भूल नहीं है, ये गलती तो भिश्ती की है, जिसने गारा ज्यादा गीला कर दिया था, यह तो भिश्ती की ही गलती है। तब राजा ने भिश्ती को जल्दी से बुलाने को कहा और साथ ही आदेश दिया कि उसे फांसी पर चढ़ा दो। अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। चला आया भिश्ती, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने मुझसे खता कुछ ना मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही उसमें था पानी समाया। मशक वाला आया, हुई कुछ ना देरी, कहा इसमें खता कुछ ना मेरी। यह मंत्री की गलती है मंत्री की गलफत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी, ये गलती वीरानी। मशक मतलब पानी ढोने के लिए चमड़े का बना बैग, और गलफत मतलब गलती, और हिकमत मतलब गलती, और वीरानी मतलब दूसरे की। तो फिर भिश्ती बिना देरी किए राजा के सामने उपस्थित हो गया और बोला कि ये उसकी गलती नहीं है, ये तो मशक बनाने वाले की गलती है, जिसने इतना बड़ा मशक बनाया जिस कारण इसमें ज्यादा पानी भर आया।
तब राजा ने मश्क वाले को बुलाया तो वह फौरन हाजिर हो गया। मश्क बनाने वाला बोला कि ये तो उसकी गलती भी नहीं है, ये गलती तो मंत्री जी की है, जिन्होंने मुझे मश्क बनाने के लिए बड़े जानवर का चमड़ा दिलवाया। मैंने उससे थोड़ा सा भी नहीं चमड़ा चुराया और बड़ा मश्क बना दिया। इसी कारण ये मश्क बड़ा बनी और इसमें अधिक पानी भरने लगा। ये गलती मेरी नहीं है, बल्कि ये गलती किसी और की है। अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। हुक्म मतलब आदेश, लेके मतलब लाकर, और जल्लाद जो मौत की सजा देने वाला व्यक्ति होता है। फौरन का अर्थ होता है जल्दी। तो राजा ने कहा कि अगर ये मंत्री की गलती है तो मंत्री को बुलाकर फौरन फांसी पर चढ़ा दो। महाराज की आज्ञा सुनकर जल्लाद तुरंत मंत्री को फांसी पर चढ़ाने के लिए लेकर चल पड़ा। मगर मंत्री शारीरिक रूप से इतना कमजोर और दुबला पतला था कि उसकी गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आया। तब राजा ने आदेश दिया कि जिसकी गर्दन मोटी है उसी क्षण उसको पकड़कर फांसी दे दो। अगली पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चेले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुशी हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब ही मेला। संतरी मतलब सिपाही, हलवा मतलब हलवा, और दनादन मतलब जल्दी जल्दी, और न्योता का अर्थ होता है निमंत्रण, और छकुआ मतलब खाऊंगा, आके मतलब आकर, और झमेला कोई समस्या, अजब मतलब अजीब। राजा के आदेश पर सिपाही ने किसी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए जब वो चल पड़ा तो उन्होंने मोटी गर्दन वाला चेला देखा जो जल्दी जल्दी हलवा खा रहा था। उन्होंने उससे कहा कि महाराज ने आपको फौरन बुलाया है, इसलिए आप जल्दी से चलो। ये सुनकर चेला मन ही मन बहुत खुश हुआ। ये सोचने लगा कि आज राजा ने जो निमंत्रण भेजा है, जी भर कर भोजन खाऊंगा। परंतु जब वह राजा के यहाँ पहुंचा तो उसने वहाँ एक अलग ही वातावरण देखा, क्योंकि वहाँ तो अजीब सा मेला लगा हुआ था। अगली पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। ये मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बकबक मचाओ। मगर ना था बुद्धू था चलाक चेला, मचाया बड़ा ही वहां पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। बकबक मतलब व्यर्थ बोलने वाला, बुद्धू मतलब मूर्ख, और चलाक मतलब होशियार। तब चेले को राजा के सामने लाया गया तो राजा ने कहा कि इसकी गर्दन काफी मोटी है, इसलिए इसको फांसी पर चढ़ा दो। तब चेले ने महाराज से कहा आप मेरा कसूर तो बताइए। राजा ने उसे डांटा और कहा कि तुम चुप हो जाओ तथा व्यर्थ मत बोलो। मगर चेला भी चालाक था, वह मूर्ख नहीं था। वह समझ गया यहाँ कुछ झमेला है। उसने भी वहाँ बड़ा झमेला खड़ा कर दिया और कहा कि फांसी चढ़ाने से पहले मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन कराओ, इसके बाद ही मुझे फांसी पर चढ़ाना। अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। गुनगुनाया मतलब बोला, रेल पेला मतलब धक्का मुक्की। चेले की प्रार्थना पर गुरुजी को जल्दी ही बुलाया गया। गुरुजी को वहां लाया गया जहां चेला खड़ा होकर रो रहा था। तब गुरुजी ने चेले को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ बोला। फिर गुरु और चेला दोनों आपस में झगड़ने लगे, दोनों में धक्का मुक्की होने लगी। गुरु कहने लगा कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा और चेला कहने लगा मैं फांसी पर चढ़ूंगा। अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, छुड़ाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात
क्या है? गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसा, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, ये संसार का छत्र उस पर तनेगा। अड़े मतलब अड़े रहना, किसी बात पे जिद करते रहना। और मुहूर्त मतलब सही समय, अच्छा समय। चक्रवर्ती मतलब जो पूरे विश्व को जीत चुका हो, विश्व विजेता। छत्र मतलब राज्य। तो गुरु और चेला दोनों आपस में लड़ने लगे तथा दोनों हटाने से भी नहीं हट रहे थे और एक दूसरे को छोड़ भी नहीं रहे थे। तब राजा ने आगे बढ़कर उनको लड़ने का कारण पूछा। तो गुरु जी ने राजा से कहा कि ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा और वह सारे संसार पर राज करेगा। अंतिम पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टहूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। गर मतलब यदि, कथन का अर्थ होता है कहा हुआ। इसी दम मतलब इसी वक्त। प्रजा का अर्थ आपको पता ही है, लोग, जो प्रजा के लोग होते हैं। जब गुरुजी ने कहा कि जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, इस बात को सुनकर राजा फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसका मानना था कि गुरु की बात कभी झूठी नहीं होती। गुरु की बात को सत्य मानकर राजा फांसी पर चढ़ गया, जिस कारण खूब बाजे बजे। मूर्ख राजा के मरने से प्रजा भी बहुत खुश हुई। घर घर पर बधाई दी जाने लगी, क्योंकि वह अंधेर नगरी थी और वहां का राजा बिल्कुल मूर्ख था।